हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। आज के लिए पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 121। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, और बी है ये आवेशी पदार्थों की बनी होती है, और सी है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, और डी है ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, इसलिए इनका दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122। तो साथियों प्रश्न है कि विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि जल, वन और पवन और सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन वन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य कि हम क्या है, जो पर्यावरण अध्ययन है, और पर्यावरण अध्ययन में हम क्या करा रहे हैं, बच्चों से शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, और बी है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, और सी है समाजीकरण को बढ़ावा देना, और डी है दोस्तों टीम भावना बढ़ाना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, अनुभव कराना, इसीलिए हम क्या कराते हैं, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। तो पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना। तो दोस्तों ये तो पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय नहीं है, तो गलत हो जाएगा। और बी है दोस्तों पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, और सी है कि विद्यार्थियों का मनोरंजन। तो दोस्तों विद्यार्थी के मनोरंजन के लिए तो हम पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे। और डी है दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा का जो अभिप्राय है वो ये है कि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद। तो दोस्तों जब दोपहर का भोजन का मतलब है इंटरवल के बाद, ठीक है, इंटरवल में बच्चे क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप एक शिक्षक हो, और आपको जो पढ़ाना है, पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो इंटरवल के बाद पढ़ाना है। और इंटरवल के बाद जो दोस्तों बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने में क्या नहीं कर रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? हमें ऑप्शन दिया गया है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग या प्रयोग करेंगे, और बी है कि प्रकरण को तुरंत बंद कर देंगे कि भैया अब बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, और आप क्या करवा दोगे, प्रकरण को बंद करा दोगे। मतलब जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको तुरंत बंद करवा दोगे कि भैया बंद कर दो, आपका मन नहीं है पढ़ने में। या आप क्या करोगे कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे कि चलो यार, मन तुमने पढ़ना लिखना तो है नहीं, बाहर चलते हैं मैदान में, मैदान में खेलो, ये करवाएंगे। या आप करवाएंगे कि बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, आराम फरमाओ भाई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 126 से 128 के बीच के जो तीन प्रश्न हैं ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न 29। तो साथियों प्रश्न है,
संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? हमें ऑप्शन दिया गया है जंगल और घास का मैदान, झील, सागर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सागर संसार का सबसे बड़ा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। हमें ऑप्शन दिए गए हैं कान्हा, पेरियार और कार्बेट और राजाजी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा जिम कार्बेट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 131। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 131 है कि गांवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। क्यों करते होंगे दोस्तों? जो गांव हैं, गांव में जो लोग लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं या खाना बनाने या चूल्हा जलाने के लिए करते हैं, तो क्यों करते होंगे? हमें ऑप्शन दिया गया कि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, कि लकड़ी को क्या एक आदर्श ईंधन माना जाता है, इसीलिए गांव के लोग क्या कर रहे हैं? लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं। और बी है कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती है। और सी है कि यह पर्यावरण हितैषी है। और डी है यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो दोस्तों आसानी से तो आग गैस चूल्हा पकड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है कि गांव के लोग जो लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ये क्या होती है? सस्ती होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हा आजकल क्या है? 1000 पार हो गया है। और जो लकड़ी है, लकड़ी गांव में क्या मिल जाती है? आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और सस्ती भी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 132, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। कि दोस्तों मृदा अपरदन हम किसके द्वारा रोक सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया हमें कि वनों का विकास करके, और बी है कि वनों की कटाई करके। तो वनों की कटाई करके तो दोस्तों मृदा अपरदन और होगा। ठीक है, और सी है दोस्तों उर्वरक का अत्यधिक उपयोग और जंतुओं द्वारा अतिचारण। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो मृदा अपरदन को दोस्तों अधिक से अधिक क्या करना है? हमें वृक्ष लगाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जो ये 3 ऑप्शन है, इससे तो मृदा अपरदन और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होना है प्रश्न नंबर 133। तो साथियों प्रश्न है कि गंगा कार्य योजना शुरू हुई। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई? दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है 1986, और बी है 1988, और सी है 1990, और डी है 1983 में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि कब 1986 में गंगा कार्य योजना को शुरू किया गया। और अगला प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे आ सकता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाता 2014 से नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेसिबल में हम किसकी तीव्रता मापते हैं? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्यूरी में दोस्तों हम रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं हर्ज में दोस्तों हम तरंग की आवृत्ति की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 135 की माइकोराइजा पाया जाता है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि साइकस में पाया जाता है, या गुलाब में पाया जाता है, या पाइनस में पाया जाता है, या बुरांच में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? चीड़ में पाया जाता है या पाइनस में पाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे ब्रैकेट में दिया होता है ना प्रश्न के साथ कुछ, मतलब ऑप्शन के साथ,
तो 90% सही उत्तर होने की संभावना वही उत्तर सही होता है जिसमें इस प्रकार से क्या दिया हो, ब्रैकेट में दिया हो। ठीक है, 10% कभी दूसरा प्रश्न सही उत्तर हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है, लेकिन 90% चांस होते हैं कि जिस भी प्रश्न में आपको, मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको इस प्रकार से कोष्टक में दिया हो वही सही उत्तर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। तो दोस्तों प्रश्न है कि टिनिटस रोग में होता है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि कान से निरंतर घंटी की आवाज, और बी है कम दृष्टि, और सी है दोस्तों सूखी त्वचा, और डी है हृदय की धीमी धड़कन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कि कान से निरंतर घंटी की आवाज। तो दोस्तों टिनिटस रोग में क्या होता है कि कान से निरंतर घंटी की आवाजें आने लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। तो साथियों प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, कि जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, ऐसी कौन सी किरणें हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है कि एक्स किरणें, और बी है CO2 और CO गैस। ठीक है, और सी ऑप्शन है साथियों CPM कण, और डी है दोस्तों SO2 गैस। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनमें से सही उत्तर की कि कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो दोस्तों एक्स किरण वायु प्रदूषक नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों ये क्या है, इनसे वायु प्रदूषण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है। वृक्षारोपण है, या ज्वालामुखी धूल है, या अत्यधिक यातायात वाहन है, या ध्वनि प्रदूषक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी धूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती, इसका कारण है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है कि गहरा तालाब, और बी है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और सी है कि पक्का तालाब, और डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की, जो पानी है पानी में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जो रहीम क्या बना रहा है, तालाब बना रहा है, इसलिए जो मछलियां हैं मछलियां मर जा रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करे गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। तो दोस्तों जो सुरेश है, सुरेश ने पहले खेत में मटर लगाए, और मटर के बाद क्या है, उसने खेत में क्या करता है, बिना खाद डाले फिर किसका, गेहूं बोता है, और गेहूं को ज़्यादा उत्पाद होता है, उसे ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। हमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, और बी है वाष्पोत्सर्जन, और सी है साथियों राइजोबियम जीवाणु, और डी है श्वासन गुणांक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कि राइजोबियम जीवाणु के कारण दोस्तों क्या हो रही है, अधिक उपज हो रही है, अधिक उत्पादन हो रहा है गेहूं का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। तो प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 141 है कि मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें पहला कूट कह सकते हैं या कथन कह सकते हैं, क्या दिया गया है कि मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, कि जो मृदा है, मृदा एक तो भोजन का और दूसरा लकड़ी का क्या है, मुख्य आधार है। कैसे मुख्य आधार होगा, तो दोस्तों मृदा में ही हम क्या है,
फसल को जो हम उगाते हैं, जो अनाज को उगाते हैं, हम अनाज को कहाँ, मिट्टी में ही तो उगाते हैं। और जो दोस्तों लकड़ी है, ये वृक्ष होते हैं, तो ये भी कहाँ होते हैं दोस्तों, मिट्टी पर ही तो होते हैं, जमीन पर ही तो होते हैं। ठीक है, तो मुख्य आधार है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है दोस्तों, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मृदा एक क्या है, प्रमुख संसाधन है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती है। तो दोस्तों ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी समुदाय और सभी संस्कृतियां क्या मृदा पर आधारित होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाले दोनों ही ऑप्शन सही है, और ऐसा उत्तर हमें कौन सा दिख रहा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड सत्य हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 142। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट, क्रस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, भूप्रपट्टी का सबसे प्रमुख तत्व है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों जो पृथ्वी पर क्रस्ट है, क्रस्ट पर जो सबसे प्रमुख तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 143 की, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, और बी है कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, और सी है कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और डी है दोस्तों शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 144। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। हमें ऑप्शन दिया गया कि पारिस्थितिक विलोपन, और बी है सामूहिक विलोपन, और सी है दोस्तों स्थानीय विलोपन, और डी है जैविक विलोपन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि एक प्रजाति हमेशा के लिए क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, तो उसका पहला चरण कौन सा होगा। तो पहला चरण दोस्तों क्या होगा, स्थानीय विलोपन। जब वो अपने स्थान से क्या होगी, विलोपित होगी, तभी तो क्या है वो समूह में जैविक या इस प्रकार से विलोपित हो जाएगी। तो पहला चरण क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रजाति का विलुप्त होने का स्थानीय विलोपन होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, और बी है कि हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, और सी है दोस्तों कि पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, और डी है दोस्तों कि विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पानी की प्रचुर मात्रा मौजूद है किंतु फिर भी क्या है, पीने की कमी है। तो दोस्तों 70%, 71% क्या है, जल है, और 71% जल में से जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कितना 71% जल है, और 71% में से दोस्तों जो पीने योग्य है वो सिर्फ और सिर्फ कितना 3% जल ही पीने योग्य है। और इसमें से भी दोस्तों 3% में से भी कुछ क्या है, ग्लेशियर के रूप में है। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, निम्न में से कम पर्यावरण प्रदूषण करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। तो दोस्तों पौधा भी क्या है, जैविक होता है, कवक भी क्या होता है, जैविक होता है, और बैक्टीरिया भी दोस्तों क्या होता है, जैविक घटक है। लेकिन जो दोस्तों
ह्यूमस है ये क्या होता है, अजैविक घटक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है कि मानो जब यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो दोस्तों यूवी किरणें किसे कहते हैं, पराबैंगनी किरणें से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया है कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, तो बिल्कुल सही बात है। और फेफड़ों की क्षति, तो दोस्तों फेफड़ों की क्षति तो नहीं होती है। त्वचा कैंसर, हाँ त्वचा कैंसर हो सकता है जब क्या है, पराबैंगनी किरणें अत्यधिक हमारे किसमें, पृथ्वी पर आ जाएगी। ठीक है। और अगला है दोस्तों अमाशय का अल्सर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की जो सही उत्तर की है, पहला और तीसरा सही है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला और तीसरा सही है, ऐसा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पे आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है। तो दोस्तों जो समताप मंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में कितनी वायु की कितनी 5 परतें हैं। और 5 परतों में से जो दोस्तों सेकंड नंबर की परत है कौन सी, समताप मंडल। और समताप मंडल, समताप मंडल में ही दोस्तों कौन सी, ओजोन परत है। ठीक है। और ओजोन परत ही दोस्तों क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उसे पृथ्वी तक आने से कौन रोकती है। तो दोस्तों कौन रोकती है, ओजोन जो परत है। और ओजोन परत कहाँ है दोस्तों, समताप मंडल में है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। तो दोस्तों प्रश्न है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, दांत को करता है, हृदय को करता है, किडनी को करता है या मस्तिष्क को करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि फ्लोराइड किसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है या प्रदूषण का मुख्य रूप है, तो क्या है दोस्तों, दांत है। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और साथ में आपको कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है। और साथ में दोस्तों आपने एक काम और करना है कि इस क्लास को अपने सभी 19 साथियों तक शेयर करना है जिनका इस बार यूटेट का पेपर होगा। ठीक है। तो 2 काम करने हैं, आपको एक कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना है जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि आगरा का ताजमहल को अत्यधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और शोर प्रदूषण। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। और साथ में आपके दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमें जो फर्स्ट पेपर है उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है आपको दोनों ही पेपर देने चाहिए क्योंकि आपने फॉर्म भी भर दिया है, फॉर्म के लिए फीस भी दे दी है और साथ में आपको पेपर सेकंड देने के लिए भी क्या है जाना है। तो खर्चा तो दोस्तों आपको जितना करना था या होना था वो होगा ही। तो इसलिए आपको दोनों के दोनों पेपर देने चाहिए क्योंकि जो दोस्तों सरकार है, सरकार अपनी नीतियों को बार बार क्या है बदलती रहती है। तो इससे पहले 2018 से पहले भी जो प्राइमरी है, प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों बीएड वाले हैं, बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे या बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते थे। लेकिन 2018 से 2023 तक उन्होंने ओपन कर दिया और उसके बाद अब फिर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो हो सकता है भविष्य में कभी भी दोबारा से बीएड वालों को प्राइमरी टीचर बनने का मौका मिले। और आप इस बार अगर क्या कर दोगे, पेपर फर्स्ट छोड़ दोगे और बीएड वालों को फिर से मौका मिलेगा और आप पेपर देंगे नहीं यूटेट फर्स्ट, तो हो सकता है कि आपसे क्या है मौका छूट जाएगा।
तो आपको क्या करना है, यूटेट फर्स्ट को भी क्लियर कर लो, और जब भी मौका मिलता है तो आपके पास कम से कम यूटेट फर्स्ट होगा। तो अगर आप अभी पेपर छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और आपको हो सकता है संभावना ऐसे बने कि बीएड वाले प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको दोनों ही पेपर दे देने हैं, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब समझदार हो और अपने आप में आप सब टीचर हो, बाकी आप अपने बारे में खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करना नहीं भूलना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो।